हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज स्टेट बोर्ड्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारे पास क्या होता है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम स्टडी करते हैं करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट तो खैर हम एक मेथड से और स्टडी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लीजिए हमें किसी क्लोज सर्किट में ये देखना हो कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, तो ये हम कैसे बताएंगे। तो किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये सारी चीजें बताने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, या इसे आप नाम दे सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों नाम दिया गया वो बताएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टडी करने के बाद। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट द करंट इन एनी क्लोज सर्किट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। किसी भी सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये डिटेक्ट करने के लिए, बताने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो हमारे पास होता है गैल्वेनोमीटर। और ये कितना एम्पियर तक का करंट को मेजर कर सकता है? अप टू माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर ऑर्डर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? जो लास्ट वीडियो में जो हमने आर्टिकल स्टडी किया था वही इसका प्रिंसिपल है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से वो रोटेट करने लग जाती है। यही इसका प्रिंसिपल है। व्हेनेवर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, कैसे काम करता है, वर्किंग और थ्योरी सारी चीजें हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो 10th क्लास में, अगर आप कभी प्रैक्टिकल के लिए आप गए हो तो आपने गैल्वेनोमीटर देखा हो, केवल बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आपने उसकी ऑब्जर्व की हो तो देखा होगा आपने, वहां पर एक पॉइंटर होता है, एक स्केल लगा होता है। स्केल जो लगा होता है वहां पर 0 एम्पियर, उसके ऊपर एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, जितनी भी ऑर्डर का होता है वो लिखा रहता है। 0, 1, 2, 3, 5 जहां तक है, उनके बीच में स्केल होते हैं 10, 20, कुछ इस टाइप से। नीचे की साइड वहां पर आपको एक ब्लैक कलर का टर्मिनल दिखाई देता है, एक रेड कलर का टर्मिनल दिखाई देता है। जिस भी सर्किट में आपको करंट मेजर करना होता है, पैच कोड की हेल्प से आप उस सर्किट में कनेक्ट करके देख लेते हैं कि वहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वो केवल आपने एक्सटर्नल बाहर से देखा है। अंदर की साइड क्या होता है उसको अब डिटेल में समझते हैं। तो मैंने इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के, सॉफ्ट आयरन कोर है, नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम है, फास्फोरस ब्रोंज टिप है, मैग्नेट है, इसके अलावा स्प्रिंग भी होती है। अब इनका रोल क्या है, कैसे काम करते हैं, अब बारी बारी से इसको बनाते हैं और समझते हैं इसको। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अंदर की साइड से। चाहे तो आप बाहर की साइड से बनाना शुरू कर लीजिए, चाहे अंदर की साइड से बनाना शुरू कर लीजिए। तो मैं अंदर की साइड से इसको बनाना शुरू कर रहा हूं, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल इसके अंदर की साइड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होती है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल शेप की है। सिलेंड्रिकल शेप की क्यों है? क्योंकि जो आप रेक्टेंगुलर शेप का अगर आप कंडक्टर लेकर के चल रहे हो तो उस टाइम पे उसके इनसाइड जो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर होगी वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी। अगर आप सर्कुलर क्लोज लूप लेकर के चल रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास यहाँ पर ये जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर ली है वो सिलेंड्रिकल ना होकर के स्फेरिकल होगी। क्यों होगी वो भी बताएंगे। टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है वो भी बताएंगे, अभी आप समझिए। यहां पर हो गया सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, इसके बाहर होता है नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम। नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम, इसका भी क्या रोल होता है वो भी बताएंगे। पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास होता है नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में लगी हुई होती है आपके पास लूप, करंट कैरिंग लूप। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो करंट कैरिंग जो आपके पास लूप मिलेगी वो किस शेप की होगी? रेक्टेंगुलर शेप की होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर जो किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। अगर यहाँ पर आप स्फेरिकल शेप का लेकर के चलते
उस टाइम पे आपको जो करंट कैरिंग लूप जो होती है वो सर्कुलर शेप में आपको लेकर के चलनी पड़ती। क्यों लेकर के चलनी पड़ती, वो कंस्ट्रक्ट करने के बाद बताते हैं। तो जैसे हमने यहां से शुरू किया, आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल, एक टर्न से काम नहीं चलता है, लार्ज नंबर ऑफ हम टर्न्स लेकर के चलते हैं कुछ इस टाइप से। ऐसे मैंने ये 3-4 टर्न ये दिखाई है, 1 2 3, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती है। क्यों होती है वो बताएंगे। अब इसका एक एंड जो है वो यहां पर कनेक्ट होता है टॉर्जन हेड के साथ, यहां पर लगा होता है एक टॉर्जन हेड, टॉर्जन हेड के साथ कनेक्ट होता है इस टाइप से। ओके, और यहां से ये जो आपके पास टॉर्जन हेड जो है यहां पर, फिर यहां से ये कनेक्ट होता है आपके पास, यहां पर लगा होता है आपके पास, जो मैं आपको बता रहा था, जो टर्मिनल जो आप देखते हो ब्लैक टर्मिनल और रेड टर्मिनल, तो इसका एक एंड कनेक्ट होता है इस टर्मिनल के साथ। ओके, तो यहां तक हो गया, इसका एक एंड हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा एंड कहां से कनेक्ट होता है, दूसरा एंड जो कनेक्ट होता है ये कनेक्ट होता है हेयर स्प्रिंग के साथ, यहां से दिखा देता हूं, हेयर स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग बोल सकते हो आप सिंपल, यहां पर आपके पास स्प्रिंग एस, ये कनेक्ट होता है स्प्रिंग के साथ। क्या रोल होता है स्प्रिंग का वो भी बताएंगे। और स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होकर के फिर ये जो एंड जो है, सेकंड एंड जो है वो भी आपके पास कनेक्ट होता है, फिर से वही आपके पास यहां पर जो टर्मिनल जो लगा हुआ होता है ब्लैक कलर और एक रेड कलर का, उस टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट होता है। ओके, तो अब यहां पर ये सारा का सारा सिस्टम जो है, अभी यहां पर आपके पास ये हो गई, नाम देता हूं PQRS, ये आपके पास रेक्टेंगुलर आपके पास कॉइल हो गई, इसके अंदर नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर हो गई, इस रेक्टेंगुलर का आपके पास लूप का एक एंड कनेक्ट हो गया स्प्रिंग के साथ, SP नाम देता हूं, S इसका हो गया। दूसरा एंड कनेक्ट होता है यहाँ पर टॉर्जन हेड के साथ, और ये टर्मिनल ब्लैक रेड जो हमारे पास होता है, इसका दूसरा एंड कनेक्ट होता है टर्मिनल के साथ। अब यहां पर कनेक्ट होती है, यहां पर आपके पास लगी हुई होती है आपके पास यहां पर कनेक्ट होती है, लगी होती है मैग्नेट्स, एक मैग्नेट इधर की साइड, यहां पर होती है एक मैग्नेट, ये आपके पास ऐसे, जिसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर की साइड, एक मैग्नेट इधर की साइड होती है, यहां पर आपके पास एक मैग्नेट यहां लगी होती है, जिसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर। तो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दिखा नहीं रहा हूं, लास्ट आर्टिकल में बहुत बार दिखा चुके हैं, तो अंडरस्टूड है इसमें से करंट। यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया है। अब इसको बंद कर देते हैं थोड़ा सा, जो आपको दिखाई देता है बाहर से, इसको थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। जो टॉर्जन हेड जो था आपके पास यहाँ पर मिरर भी लगा होता है, जो आप देखते हो, रिफ्लेक्शन आप जिसमें देख सकते हो, नीडल जो रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती है, ये नीडल लगा होता है। तो और ये आपके पास कुछ इस टाइप से, फिर ऐसे इसको ऐसे बंद कर देते हैं, जो आपको बाहर से दिखाई देता है ये आपके पास दिखाई देते हैं। ओके, और इसको रख देते हैं फिर स्टैंड पे। यहां पर आपके पास स्क्रू लगे हुए होते हैं ऐसे। तो ये तो हो गई उसकी ऑल आर कंस्ट्रक्शन। अब इन कंस्ट्रक्शन में इन सबका रोल क्या है, अब वो हम बारी बारी से समझते हैं। तो अब जरा फिर से प्रिंसिपल पे चलिए। हमारा प्रिंसिपल क्या था, जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होता है। तो ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है रेक्टेंगुलर शेप की, PQRS। ओके, हमने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट इधर है, तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो आपने इस करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क एक्सर्ट होगा, टॉर्क एक्सर्ट होगा। और यहाँ पर टॉर्क कब एक्सर्ट होगा, जब इसमें से करंट पास होगा। करंट कब पास होगा, जो मैं आपको बता रहा था, जिस भी क्लोज सर्किट में आपने उसको कनेक्ट करना है, वहां पर ये टर्मिनल दिए हुए हैं, इन टर्मिनल के उसको पैच कोड से कनेक्ट करके उस क्लोज सर्किट में कनेक्ट कर दीजिए, तो उसमें करंट पास होगा। तो इस रेक्टेंगुलर शेप की जो हमारे पास जो कॉइल है, इसमें से करंट पास होगा। करंट पास हो रहा है तो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया आपके पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख दिया, तो इसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क एक्सर्ट होगा। टॉर्क एक्सर्ट होगा तो ये क्या होगा, रोटेट करने की कोशिश करेगी।
तो रोटेट करने के बाद अब क्या होगा वो अब हम फंक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर इसका रोल समझिए, जो हम बता रहे थे कि यहां पर हमने ये नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम क्यों रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर जो रखी है वो सिलेंड्रिकल शेप की क्यों रखी है। अब इसको जरा समझिए, यहां पर ये सब कुछ हमने किया है टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये देखिए। अब यहां पर हम जो बात कर रहे थे, अगर आपके पास कॉइल जो है वो सर्कुलर शेप की है, कॉइल जो अगर वो आपके पास सर्कुलर शेप की है तो वहां पर आपके पास यहां पर ये जो सॉफ्ट आयरन कोर जो स्फेरिकल शेप की मिलेगी। अगर कॉइल आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की है तो उस टाइम पे आपके पास जो कॉइल जो मिलेगी, सॉफ्ट आयरन कोर जो मिलेगी वो सिलेंड्रिकल शेप की मिलती है। क्यों मिलती है देखिए, अब समझिए। यहां पर जो हम बात कर रहे थे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की, यहां पर आपके पास मैग्नेट लगी हुई है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर साउथ इधर, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल इधर नॉर्थ इधर। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिले, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा उस कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहे। फिर से सुनिए ध्यान से, कॉइल के प्लेन के पैरेलल, जिस प्लेन में कॉइल रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल, पैरेलल मतलब थीटा जीरो, थीटा जीरो मतलब अल्फा 90, थीटा जीरो मतलब अल्फा 90। क्या कहा मैंने, जो कॉइल का जो प्लेन जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो वो दोनों पैरेलल, तो दोनों पैरेलल मतलब वहां पर उसका जो हमने जो उस पे नॉर्मल जो ड्रा किया है उस कॉइल के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 90। आ गया समझे। तो ये अल्फा कितना 90, थीटा कितना 0। तो हमारे पास टॉर्क कितना होता है, टॉ इज इक्वल टू NIBA साइन ऑफ अल्फा इन टर्म ऑफ अल्फा। अल्फा थीटा आई थिंक रोल क्लियर है, नहीं है तो फिर से प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो अल्फा यहां पर 90 डिग्री, तो अल्फा 90, तो मैक्सिमम टॉर्क आपको यहां पर देखने को मिलता है। ओके, पहला रीजन तो ये है। दूसरा, यहां पर ये देखिए, अब जब ये इस शेप का आपके पास होता है तो इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो यहां से आपको पास होती हुई दिखाई देगी। ऐसे यहां से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी उतना ज्यादा आपको टॉर्क देखने को मिलेगा, इसलिए हम इस शेप में रखते हैं। अगर सर्कुलर शेप के अगर आपके पास कॉइल है, क्लोज लूप है, तो यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर आपके पास स्फेरिकल शेप का मिलेगा। ओके, और अगर आपके पास इस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप के अगर आपके पास लूप है, तो उस टाइम पे आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर किस शेप की मिलेगी, सिलेंड्रिकल की मिलेगी। क्यों मिलेगी, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, वही वहां पर आपके पास उसके नॉर्मल के साथ, कॉइल के नॉर्मल के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल जो बनना चाहिए वो हमेशा 90 डिग्री का बनना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम टॉर्क वहां पर देखने को मिले। ये रीजन होता है इसको यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप का लेकर के चलने का। ओके, तो प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम क्यों लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जब आपस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो ये आपस में ये जो कॉइल जो इकट्ठी ना हो, अलग अलग अपनी जगह पे रहे, इसलिए हम यहाँ पर नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम लेकर के चलते हैं। ओके, तो अब यहां तक का रोल समझ में आ गया, सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल शेप, नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम, ये रेक्टेंगुलर शेप। अब आगे चलने से पहले इन मैग्नेट का भी रोल समझ में आ गया, ये आपके पास जो मैग्नेट लगी हुई है। अब रोल बच गया स्प्रिंग का। स्प्रिंग का क्या रोल है, स्प्रिंग पे रोल पे चलने से पहले मैं एक बार फिर से यहाँ पर टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा। ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास कोई कॉइल है, जिसकी मैं फिर से कह देता हूं, आपके पास लेंथ जो है इसकी वो L है, दैट इज PQ या RS, और ब्रेड्थ जो है आपके पास PS और QR, ये आपके पास B है। तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू B। जो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ आपके पास B है। करंट जो फ्लो कर रहा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में वो I फ्लो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस रेक्टेंगुलर कॉइल की वो N है। तो टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन ऑफ अल्फा, इतना ही होगा। और हमने यहाँ पर पहले ही अल्फा यहाँ पर 90 डिग्री का कर रखा है टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये सब कुछ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये सब कुछ अरेंजमेंट तैयार किया। तो अल्फा 90, तो टॉर्क कितना, टॉ इज इक्वल टू NIBA। तो इतना टॉर्क जो है वो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे लगेगा। यहां तक समझ में आया, ये तो वही था जो आपने अब तक पढ़ा हुआ था। अब चलते हैं इसकी मेन कंसेप्ट के ऊपर, जो इसका लॉजिक है वहां पर अब हम चलते हैं।
टो इज इक्वल टू NIBA, इतना टोर्क इसके ऊपर लगेगा रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर। अब जरा इसके ऊपर आइए, इस स्प्रिंग का क्या रोल है, देखिए अब ध्यान से समझिए। जब ये टोर्क इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगेगा तो इस स्प्रिंग के अंदर ये टोर्क रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोरिंग टोर्क बोल सकते हो, आप बोल सकते हो काउंटर टोर्क। जहां पर ये टोर्क रिस्टोर होने की वजह से इसके अपोज में इतना ही टोर्क इसकी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे, समझिए पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये आपके पास इससे थोड़ा अलग है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कभी आप सोचो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आपके पास नॉर्मल सिचुएशन है, पेन है, धागे से बांधा हुआ नॉर्मल है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर टोर्क अप्लाई किया, घूम रहा है टोर्क, रोटेटिंग फोर्स हो रहा है। अगर टोर्क मैंने जो इसको एनर्जी दी है टोर्क की फॉर्म में, वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर वो एनर्जी किसी और एनर्जी में लॉस नहीं हो रही, कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो ये वापस आपको फिर से इसके अंदर टोर्क रिस्टोर हुआ। रिस्टोर होने की वजह से ये वापस अपनी उसी शेप में जाने की कोशिश करता है। जा रहा है, दिख रहा है। यही सेम केस यहां पर होगा। यहां पर ये टोर्क जो आपको देखने को मिला NIBA, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में ये स्प्रिंग यहां पर कनेक्ट है। इस स्प्रिंग के अंदर ये रिस्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर होने का मतलब एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। टोर्क की वजह से आपके पास कौन सी एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी। तो जैसे ये है आपके पास, फिर से देख लीजिए, ये टोर्क लगाया, टोर्क की वजह से इस पेन के अंदर एनर्जी रिस्टोर हो गई ड्यू टू टोर्क, रेस्टोरिंग टोर्क। तो हम सिंपल रेस्टोरिंग टोर्क बोल रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म में नहीं जा रहे हैं। तो एनर्जी की फॉर्म में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टोर्क का ही कंसेप्ट है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, जब तक हो रहा है टोर्क यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये इसके अंदर रिस्टोर होने लग रहा है। रिस्टोर होने लग रहा है मतलब जब ये रुक जाएगा फिर से वापस आपको उतना ही टोर्क ये देगा। अगर ये टोर्क जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है अगर किसी और फॉर्म में लॉस नहीं हुआ है तो आपको वापस उतना ही टोर्क मिलेगा। मिल रहा है, ये वापस अपनी उसी शेप में जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, गया। सेम यही कंडीशन यहां पर हो रही है। यहां पर जो टोर्क यहां पर इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर एक्सर्ट हुआ है वो इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर हो जाता है। ये स्प्रिंग इसीलिए लगा रखा है, इस टोर्क को रिस्टोर करने के लिए। तो टोर्क के अंदर यहां पर स्प्रिंग के अंदर टोर्क रिस्टोर हो जाएगा। टोर्क जो रिस्टोर होता है वो हमारे पास कितना होता है, ये वाला टोर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। जो आप डिफ्लेक्शन देखते हो, जो नीडल जो आपको दिखाई देती है ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी वो नीडल डिफ्लेक्ट हुई है, मैं आपके पास बना ही देता हूं। जो एक्चुअल में जो आप देखते हो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर जो होता है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। जैसे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। तो जैसे ये आपके पास जो आप देखते हो, आपके पास जो होता है, देखा होगा ये तो आप सबने, इस टाइप का गैल्वेनोमीटर आपके पास होता है। ये आपके पास पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होकर के आप बताते हो कि अब इसमें करंट 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कितना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ही बताते हैं। कैसे बताते हैं, ये यहाँ पर आपके पास ये होता है, सर्कुलर शेप की कॉइल होती है, इसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप की आयरन कोर होती है, ये यहाँ पर आपके पास, जिसकी वजह से स्प्रिंग ये यहाँ पर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होती है। जब इसमें करंट पास होता है, इसके अंदर टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क देखने को मिलता है, वो इसके अंदर रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर होने की वजह से जितना यहाँ पर रिस्टोर हुआ है उतना ही से ये इसको डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ये है इसका प्रिंसिपल। आगे स्प्रिंग का रोल समझ में। तो यहाँ पर जो टॉर्क जो रिस्टोर होता है वो होता तो इसके इक्वल ही है। अगर हम ये बोलते हैं कि वो अदर उसकी रोटेशनल एनर्जी किसी और फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो होता वो इसके इक्वल ही है। लेकिन वो इक्वल होता है, लेकिन काम क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट करता है। जो पॉइंटर जो उसको डिफ्लेक्ट करता है, जो हमें बताता है कि सर्किट में करंट है कितना। ठीक है, तो यहां पर जो टॉर्क जो है जो इसके अंदर रिस्टोर हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है स्मॉल के। इस कांस्टेंट का नाम होता है टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट। तो
तो यहां पर जो हम बता रहे थे, ये आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर, ये नॉन मेटालिक ब्रास फ्रेम, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप, और यहां पर ये अलग से कनेक्ट होता है ब्रोंज टिप के साथ। यहां पर जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है आपके पास फॉस्फोरस ब्रोंज टिप, ये वाली, ये यहां पर जो कनेक्ट है फॉस्फोरस ब्रोंज टिप। फॉस्फोरस ब्रोंज क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर इसके लिए टॉर्जनल कांस्टेंट की जो वैल्यू जो होती है वो सबसे मिनिमम होती है। मिनिमम वैल्यू का फायदा क्या है वो अभी बताएंगे। इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है उससे गैल्वेनोमीटर की, वो अभी सेंसिटिविटी फाइंड आउट करेंगे तब उसके बारे में बताते हैं। तो यहां पर ये हम लगाते हैं फॉस्फोरस ब्रोंज टिप, इसका रोल होता है वहां पर, इसलिए ये मिरर होता है डिफ्लेक्शन देखने के लिए। तो अब यहां पर अगर हम कहें फिर से वही बात कि अगर वहां पर जो हमने टॉर्क जो उसको मिला है ड्यू टू दिस करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वही उसके अंदर रिस्टोर हुआ है, अगर वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए तो दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक टॉर्क आ गया मेरे पास ये NIBA, दूसरा टॉर्क आया रेस्टोरिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू K ऑफ थीटा। K जो है वो है टॉर्सनल कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर के लिए जो हम यूज करते हैं, थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास होता है। ओके, अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दोनों अगर टॉर्क इक्वल मिलेंगे तो दोनों को इक्वल लिखते हैं, तो NIBA इज इक्वल टू K ऑफ थीटा। तो यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं करंट की, हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है कि करंट उस क्लोज सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। तो कितना फ्लो हो रहा है, K/NBA इंटू थीटा। जरा ध्यान से देखिए, N नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न होगी उसके अंदर। B अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो भी फिक्स है। A एरिया ऑफ द लूप वो भी फिक्स्ड है, जितनी लेंथ है ब्रेड्थ वो बाद में वेरी थोड़ी करेगी, जो है वो फिक्स है। K टॉर्सनल कांस्टेंट वो भी फिक्स है, सारी चीजें फिक्स। तो ये सारी चीजें आपके पास फिक्स मतलब सारी चीजें कांस्टेंट। तो आपके पास एक और कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दिखा रहा हूं इसको कैपिटल G से, ये क्या आपके पास गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वेयर G इज K/NBA गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है। ओके, आगे समझ में, ये इतना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये हमें इस रिलेशन से पता चलता है। अब वापस एक बार इसी पे चलिए, टॉर्सनल कांस्टेंट जो हमारे पास है इसकी यूनिट क्या होगी और ये किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास जो टॉर्सनल कांस्टेंट है वो क्या है, K इज इक्वल टू थीटा टो अपॉन थीटा। तो आपके पास टो क्या होता है, न्यूटन मीटर, थीटा क्या होता है, पर डिग्री या पर रेडियन। तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री या न्यूटन मीटर पर रेडियन। ये आपके पास इसकी यूनिट होती है किसकी, K की, टॉर्सनल कांस्टेंट की। अलग अलग वायर के लिए अलग अलग जो वायर जो होती है अलग अलग मटेरियल की, उसके लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर आपके पास फॉस्फोरस ब्रोंज टिप है, इसके लिए K की वैल्यू अलग होती है। आप कोई दूसरी लेकर के चलोगे मटेरियल, दूसरा मटेरियल लेकर के चलोगे, उसके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग। फॉस्फोरस ब्रोंज टिप के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। मिनिमम वैल्यू होने का फायदा क्या है वो अभी हम करंट सेंसिटिविटी के बारे में बताएंगे, तब पता लगेगा। आगे इतना समझे तो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम इस एक्सप्रेशन के हेल्प से बता सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसकी करंट सेंसिटिविटी के बारे में। देखिए हम इसकी सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब ये हमारे पास है क्या, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। तो करंट से रिलेटेड इसकी सेंसिटिविटी होगी, मतलब कितना हम वहां पर कम से कम करंट पास करें तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करे, तो हम क्या कहेंगे, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। जितना हम कम से कम भी अगर वहां पर उस क्लोज सर्किट में करंट पास हो रहा है जिसमें आपने इसको लगा रखा है, फिर भी अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब आपको ये रीडिंग शो कर रहा है कि इतना करंट इसमें पास हो रहा है और इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो मतलब कहने का हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो उसकी सेंसिटिविटी काफी हाई है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंसिटिविटी होती क्या है वो समझिए।
तो यहाँ पर हम दो सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम करंट भी मेजर करते हैं और इसको हम वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज भी मेजर करते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है हमारे पास? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द deflection produced in the galvanometer when a unit current is passed through it। कैसे डिफाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी? वहां पर जब भी अगर उसमें से करंट जो पास हो रहा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो भी वो वहां पर आपको डिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई दे रहा है, तो वो उसकी करंट सेंसिटिविटी हमारे पास होती है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हमारे पास जो आया k ऑफ थीटा इज इक्वल टू NIBA, यही था। तो यहां पर हमारे पास जो I की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है? K बाई NBA इंटू थीटा, where K is torsional constant, जो हमारे पास होता है टॉर्क प्रोड्यूस पर यूनिट डिग्री पर डिग्री या पर डिफ्लेक्शन, एंड थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है करंट सेंसिटिविटी हमारे पास क्या होती है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिटी करंट इज अप्लाइड अक्रॉस इट और यूनिटी करंट पास थ्रू इट। ये आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा बाई आई। थीटा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर। करंट कितना होना चाहिए? यूनिटी, 1 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर, जिस भी फॉर्म में आप उसको मेजर कर रहे हो। तो यूनिटी मतलब सीधा 1 लिख दो यहाँ पर। तो करंट सेंसिटिविटी मेरे पास कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ, थीटा मेरे पास कितना आएगा? NBA, ओके, NBA अपॉन K इंटू आई, NBA अपॉन K इंटू आई। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? IS करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, NBA अपॉन K इंटू I अपॉन I से I कैंसिल। तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास क्या आ गई? NBA अपॉन K। तो अब जरा इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी जो आई है गैल्वेनोमीटर की, वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो डिपेंड कर रही है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा डिपेंड कर रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा डिपेंड कर रही है एरिया ऑफ द क्लोज लूप, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा डिपेंड कर रही है टॉर्जनल कांस्टेंट के, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का क्या है, अगर आप उसकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो गैल्वेनोमीटर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो वहां से ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स रखो, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतनी उसकी करंट सेंसिटिविटी हाई होगी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी करंट सेंसिटिविटी हाई होगी। जितना ज्यादा उसका एरिया होगा क्लोज लूप का उतनी करंट सेंसिटिविटी हाई होगी। जितनी वहां पर टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उतनी करंट सेंसिटिविटी हाई होगी। तो अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो अब जरा देखिए। सबसे पहले है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उस रेक्टेंगुलर लूप में, या जो भी आप लेकर के चल रहे सर्कुलर लूप में, उतनी उसकी करंट सेंसिटिविटी हाई होगी। मतलब कम से कम करंट पास होगा तो भी वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा। तो अब यहां पर हम एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उसका वेट काफी ज्यादा हो जाएगा। कॉपर वायर होती है, तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो वो काफी बड़ा हो जाएगा, उसका वेट भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो एक हद से ज्यादा हम उनके नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड के, जितना आप वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी करंट सेंसिटिविटी उसकी हाई होगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑर्डिनरी बार मैग्नेट यूज करें या हॉर्सशू टाइप या यू शेप मैग्नेट टाइप यूज करें, कौन सा बेटर होगा? ऑर्डिनरी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इसलिए हम वहां पर यूज करते हैं जो आपके पास यू शेप मैग्नेट होती है
वो हम जो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर जो होता है प्रैक्टिकल गैल्वेनोमीटर के अंदर यू शेप मैग्नेट का हम यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है। ओके, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके उसकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। थर्ड पे आइए, एरिया। एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लूप है, तो अगर सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर। तो फिर से वही बात, अगर आप उसका एरिया बढ़ाना चाहते हो तो अगर आपके पास सर्कुलर लूप है तो उसकी रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, रेक्टेंगुलर लूप है तो लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा लेंथ और ब्रेड्थ होगी उतना उसका एरिया ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना उसका जगह है, मतलब फिर से उसका साइज बड़ा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, फिर से उसका वेट वजन ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हम नहीं कर सकते। आ जाइए फोर्थ पे, करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्जनल कांस्टेंट। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉर्जनल कांस्टेंट हमारे पास क्या था, K इज इक्वल टू टो बाई थीटा। ओके, टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये आपके पास टॉर्जनल कांस्टेंट था। ये जितना कम होगा करंट सेंसिटिविटी उसकी उतनी ही हाई होगी। तो इसको आप जितना कम से कम रख सकते हो उतना रखिए। तो रखेंगे कैसे, जिस मटेरियल के लिए आपके पास कम से कम है उस मटेरियल का यूज कीजिए। इसीलिए हम वहां पर जो टॉर्जन हेड के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं, कौन सी वायर कनेक्ट करते हैं, फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप वायर हम वहां पर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, यही इसका रीजन है, क्योंकि वहां पर उसके लिए जो के की जो वैल्यू जो होती है, टॉर्जन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास मिनिमम होती है। आगे आप सभी का रोल समझ में, सबका रोल क्या था आपके पास, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर आयरन कोर का, मैग्नेट का, फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप का, ये आपका इनका सबका रोल होता है। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए है हम वहां पर, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है तो सिलेंड्रिकल शेप के सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। अगर आपके पास सर्कुलर शेप की कॉइल है तो स्फेरिकल शेप की हम वहां पर आपके पास उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। ओके, अब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, कहोगे सर एमीटर से भी हम करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी करंट मेजर करते हैं, तो सेम ही हो गया। एमीटर जो है सिर्फ आपको करंट की वैल्यू मेजर करके देता है, डिफ्लेक्शन नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है। जैसे ये आपके पास है एमीटर, जो मिलेगा आप देख लेना प्रैक्टिकल में वैसे मिलेगा, 0 से स्टार्ट होगा उसका डिफ्लेक्शन, स्केल 0 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे अप टू पॉइंटर आपके पास इस टाइप से। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, आपको दोनों साइड मिलेगा, 0 इधर से इधर भी आपको स्केल मिलेगा, 1 2 3 इधर भी आपको स्केल मिलेगा। तो ये आपको डिफ्लेक्शन भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, दोनों चीजें बताता है। लेकिन एमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करंट को हम कैसे, गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल टाइम वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ लेते हैं। वो जैसे करंट सेंसिटिविटी है बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास होती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, अगर आप इसको थ्योरेटिकल में बताना चाहो तो वही है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर आपने गैल्वेनोमीटर के एंड के अक्रॉस यूनिट वोल्टेज, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है तो वहां पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, वो क्या उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। मैथमेटिकल टर्म में आइए, उससे समझ में आएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी दिखाते हैं वीएस से, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई वी। ओके, तो थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी वैल्यू आई थी थीटा की हमारे पास, NBA अपॉन के, ओके, इनटू वी। तो अगर वहां पर हमारे पास करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर गैल्वेनोमीटर में आई करंट फ्लो कर रहा है और गैल्वेनोमीटर का कंप्लीट का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, तो आपके पास वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ इसके अंदर, NBA अपॉन के इंटू आई इंटू आर। सॉरी ये अभी हमारे पास थीटा ही आया था, थीटा जो आया था थीटा में हमारे पास आई भी आया था, साथ में आई भी आया था। ओके, तो आई से आई कैंसिल, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन के इंटू 1 बाई आर।
तो फिर से वही, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो फिर से आपके पास सेम फैक्टर है, वही करंट सेंसिटिविटी वाले हैं, NBA/K। एक और आ जाता है हमारे पास R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा गैल्वेनोमीटर का, उतना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी हाई होगी। जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, उतनी उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होती है। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे। प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, पहले इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर देखिए इसमें करना क्या है। तो क्या आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया गिवन है। सर्कुलर कॉइल का जो हमारे पास एरिया है वो कितना है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है कितनी है, 50 नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर प्रेजेंट है। इज पायोटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड। पायोटेड क्या होता है, हमारे पास जो ये गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वो पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर होते हैं। उसमें पायोट्स, दो पायोट्स जो स्टैंड आप बोल सकते हो, वहां पर उसके इन बिटवीन सिलेंड्रिकल या जो आप सर्कुलर शेप की जो यूज करते हो वो वहां पर उनके बीच में ही यूज की जाती है, इसलिए इसको पायोटेड नाम दिया जाता है इनको। तो कॉइल जो है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया। वहां पर जो नॉर्मल जो है उस कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ओके, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 गॉज या 50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जो उसके साथ कनेक्ट किया गया है, स्प्रिंग जो कनेक्ट किया गया है उसके साथ, उस कॉइल के साथ, वहां पर जिस उस कॉइल के वायर के साथ जो आपके पास कनेक्ट होता है कंप्लीटली, वो फॉस्फोरस ब्रोंज टिप जो हम यूज करते हैं। तो हो सकता है कुछ और यूज कर रखा हो, आपने वैल्यू बतानी है वो है कितना, उसके लिए ये वैल्यू बतानी है टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। किस केस में, अगर वहां पर करंट जो फ्लो कर रहा हो, कितना करंट फ्लो कर रहा है वहां पर आपके पास 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर मीन्स 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट वहां फ्लो कर रहा है। और डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, 15 डिग्री। डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, 15 डिग्री। तो कैसे करेंगे, वही यूज करेंगे लॉजिक, NIBA=K ऑफ थीटा। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टॉर्जनल कांस्टेंट की, दैट इज इक्वल टू NIBA/थीटा। तो सारी वैल्यू गिवन है, NIBA सारी SI सिस्टम में, थीटा भी गिवन है। थीटा आपको गिवन है किसमें, डिग्री में। तो या तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में रखना चाहते हो डिग्री में रख सकते हो। इसकी यूनिट जो होती है हमारे पास क्या होती है, के की, टॉर्जनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर पर डिग्री या न्यूटन मीटर पर रेडियन, जिसमें भी आप रखना चाहो, आपकी मर्जी है। ओके, तो फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। K इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 50। I करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 50 गॉज मींस 50 इंटू 10⁻⁴ गॉज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा, डिग्री में ही रख लेते हैं 15 डिग्री। ओके, सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ये आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ इसका, -3 इसका, 1 इसका, -4 इसका, -4 इसका, अपॉन 15। सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन मीटर पर डिग्री में। ओके, तो यहां तक कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ओके।